2-3 मिनट्स और वेट लेंगे। तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। जसमीत जी, आप कर लीजिए कंटिन्यू, ना, स्टार्ट कर मैम लीजिए। आप 2-3 मिनट रुकना है या नहीं रुकना? रहने दीजिए, क्योंकि 19 मतलब 7-5 तो हो भी गए हैं। ठीक है तो मैम। साथ साथ अगर कोई करेगा तो साथ साथ ज्वाइन कर लेगा। ठीक मैंने है। मैसेज तो जैसे डाल दिया है, तो साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर लीजिए। ओके मैम, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन पे है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहने में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो इस क्लास बड़ी बोरिंग लगती थी, बिकॉज जनरल सी बातें हैं, सिंपल टॉपिक है, और समटाइम्स एज अ स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं बनता इसके अंदर। सो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट का तड़का जरूर लगाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जब मैं एज अ स्टूडेंट होके निकला हूँ इसमें से, एंड आई फेल्ट कि बोरिंग हो जाता है या नहीं होता, तो थोड़ा सा विल ट्राई टू पुट सम लाइफ इनटू इट। आई डोंट नो वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट। इसमें जब हम इस टॉपिक को लेते हैं तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जिनका हमें, जिनकी डेफिनेशन, जिनके बारे में पता होना चाहिए। उसको व्हेन वी क्यूमुलेटेड तो वो सारा जाके हमारा पब्लिक हेल्थ और हाइजीन का टॉपिक बनता है। एनी हाउ, इसमें जब हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है। जिन लोगों ने लास्ट वीक वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा, उसमें हमने वो लेक्चर ही सिर्फ हेल्थ पे दिया था, और उसके बाद दूसरा टॉपिक हम ले नहीं पाए थे, देयर वाज सम वाईफाई इशू। तो मैं उसको सारे को डिस्कस तो नहीं करता, लेकिन बेसिकली हेल्थ से जो हम क्या मानते हैं, हम जनरली क्या समझते हैं कि हेल्थ मींस जो आउटवर्ड हमें नजर आता है। एक व्यक्ति का हेल्दी शरीर है, बस वो ही हेल्थ, वो हेल्थ नहीं है, सो फार एज नेचुरोपैथी इज कंसर्न। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जब डेफिनेशन दी, तो उन्होंने कहा है हेल्थ मींस अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, social and spiritual happiness and peace. Recording in progress. अब खाली बाहरी हेल्थ नहीं, महात्मा गांधी ने खुद ये कहा कि एक व्यक्ति जो जिम जाता है और उसने बड़ी अच्छी मस्कुलर बॉडी बनाई हुई है, वो मस्कुलेचर तो उसका शो करता है, बट समटाइम्स किसी एक चीज पर ज्यादा हम जब स्ट्रेस देते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पर, बॉडी कट्स पर, तो कहीं ना कहीं हम किसी हेल्थ के एस्पेक्ट को लूज भी कर जाते हैं। पीछे हमने कई एग्जांपल्स भी देखे कि अच्छे अच्छे जिम गोअर्स, वो जिम में एक्सरसाइज या कार्डियो करते करते ही वो खुदा को प्यारे हो गए। कारण क्या है कि उन्होंने ओवरऑल हेल्थ के कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस पे ध्यान। सो हेल्थ का मतलब हमारा फिजिकल तो है ही है, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए हमारे, सोशल हेल्थ, हम बिल्कुल अलूफ रहते हैं, कई लोग कट के रहते हैं संसार से, वो भी नहीं, एंड सिमिलरली स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर हमारी मानसिक शांति नहीं है, हम स्ट्रेस में हैं, हम उधर से जिम कर रहे हैं लेकिन चिंता किसी चीज की लगी हुई है, तो वो स्ट्रेस ही हमारी हेल्थ को हैम्पर कर देता है। सो तो हेल्थ का जो कंसेप्ट है, ये तीन चार चीजों से मिलकर बना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, एज दी WHO सेज। और नेचुरोपैथी में हम सब जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स का बैलेंस हमारी बॉडी में होना, ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, इन 5 चीजों का हमारी बॉडी में बैलेंस होना। और जो हमारी डाइट है, उसके अंदर 7 सब्सटेंसेस हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, रफेज, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। तो ये 7 सब्सटेंसेस और 5 एलिमेंट्स, इनका कॉम्बिनेशन जब हमारे शरीर में होगा, टुगेदर विद जो महात्मा गांधी ने कंसेप्ट दिया, राम नाम। सो जरूरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, यहाँ राम हियर रेफर्स टू ऑल माइट। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलनेस होना, जो हमें
शांत प्रवृत्ति का बनाता है, हमारे अंदर ये उद्वेलन को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, वो जरूरी है हमारे लिए अगर हमने हेल्थ के पूरे कंसेप्ट को समझना है। एनी हाउ, मैंने शॉर्ट में लिया, पिछली बार पूरा लेक्चर हुआ था। Now, the next concept is public health, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन है। तो what is public health? Now, as per our naturopathy, public health is the science of protecting and improving the health of people and their communities. एक बार रिपीट करता हूं, public health is the science of protecting and improving the health of people and their communities. Now, how can it be achieved? It can be achieved by promoting healthy lifestyle. हमारे लाइफस्टाइल को बड़ा जरूरी है आज के डेज में कि हम इसके ऊपर ध्यान दें। रिसर्चिंग ऑफ डिजीजेस एंड इंजरी प्रिवेंशन, एंड ऑल्सो डिटेक्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द infectious disease. So overall, the concept of public health is concerned with protecting the health of the entire population और सोसाइटी एट लार्ज। नाम ही बताता है हेल्थ एंड पब्लिक। हेल्थ की डेफिनेशन हमने देखी, अब इस हेल्थ के इंडिविजुअल कंसेप्ट को जब हम एट लार्ज पब्लिक पे ले जाते हैं, इट बिकम्स पब्लिक हेल्थ। नाउ, अब जब हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं एंटायर पॉपुलेशन और सोसाइटी, तो दिस पॉपुलेशन कैन बी एज स्मॉल एज लोकल नेबरहुड और एज बिग एज द एंटायर कंट्री और इवन द एंटायर वर्ल्ड। तो जैसे ही हेल्थ के कंसेप्ट को हमने अपने घर के गेट से बाहर निकाला, वो बाहर उसको निकालते ही वो पब्लिक हेल्थ के स्फीयर में आता है। मोहल्ले की हो, शहर की हो, राज्य की हो, देश की हो या संसार की, तो वो सारा का सारा कंसेप्ट हमारा पब्लिक हेल्थ में आता है। नाउ दिस कंसेप्ट एम्स ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिजीजेस फ्रॉम अकरिंग। यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, बीमार होने के बाद नहीं, होने से ही पहले। सबसे पहला स्टेप इसका यही है, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ aims trying to prevent diseases from occurring. Now, if it have occurred, then from reoccurring through the implementing of educational programs, recommending policies, and adoption of healthy lifestyle, administering services, and conducting research, in contrast to the doctors and nurses who primarily focus on treating individuals after they become sick or injured. हमारे डॉक्टर नर्सेस जो डील करते हैं इसके अंदर, नो डाउट उनका बड़ा लॉडेबल रोल है, बट वो बीमार होने के बाद आते हैं। इधर जो पब्लिक हेल्थ का कंसेप्ट है वो उससे पहले पहले की रिसर्च, पहले के मेजर्स, ताकि आपकी पॉपुलेशन हेल्दी रहे, बीमार हो ही ना। ना बड़ा सिंपल प्रिंसिपल आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट प्रिंसिपल इज एंटायरली एप्लीकेबल टू द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। You prevent your public, you prevent your population, you prevent your neighborhood from falling sick. That is what the concept of public health means. Now, कई बार ये टॉपिक आया भी है एग्जाम्स में भी, मैं थोड़ा सा एग्जाम्स के साथ साथ से कोशिश करता हूं इसको करने की। उसमें कई बार ये बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ और नेचर केयर का क्या रिलेशन है आपस में। हम देखें, अगर हम पब्लिक हेल्थ की तरफ जाते हैं तो जहां तक नेचर केयर है, हमने नेचर केयर के कंसेप्ट में पढ़ा कि वो डील करती है एक इंडिविजुअल को लेकर के कैसे उसे हेल्दी रहना है, क्या आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। ये टॉपिक भी लास्ट वीक थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, इसलिए आई विल कट शॉर्ट। उसमें क्या है, हम देखते हैं जो फॉरेस्ट बर्ड्स और एनिमल्स हैं, दे कॉन्टिन्यूअसली स्लीप ऑन ग्राउंड और ट्रीज। ये पांच तत्व, पांच महाभूतों को कैसे सम्मिश्रण करते हैं। दे स्लीप ऑन ग्राउंड और ट्रीज, दे ड्रिंक नेचुरल वाटर। कोई नलके नहीं लगे हुए, कोई आरओ की जरूरत नहीं है, जो झरनों का पानी, नदियों तालाबों का पानी।
दे लिव अंडर ओपन स्काई। आप देखिए ये सारे अर्थ एलिमेंट इसमें आ रहा है, इसमें वाटर एलिमेंट आ रहा है। दे इनहेल प्योर एयर, एयर एलिमेंट आ गया, एंड दे आर एक्सपोज्ड टू दी सनलाइट, तो डी की कमी होगी नहीं। सो ये 5 महाभूतों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं जितने भी वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं। और खाते क्या हैं? तभी तो उन्होंने रखे नहीं हुए, कुछ तड़के लगेंगे नहीं। सिंपल सिंपल नेचुरल फूड, नेचुरल प्रोडक्ट्स। नाउ रिजल्टेंटली दे seldom fall sick. If ever they face any health issues, मदर नेचर टेक्स केयर ऑफ। जैसे जैसे डेवलपमेंट आई, हम लोगों ने पंच महाभूतों का सानिध्य छोड़ दिया, और घर ही देख लीजिए, अब घर के अंदर रहने लगे। अंदर भी रह लिया कोई बात नहीं। मैं पीछे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर गया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। उनका घर अच्छा बड़ा घर था, लेकिन लिमिटेड चीजें रखी। उन्होंने कहीं नेचुरोपैथी पढ़ी थी, वो कहते हैं जी अगर मैं घर में स्पेस ही नहीं रहने दूंगा तो इथर एलिमेंट कहाँ जाएगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो बेफजूल ठूस के हमने अपने कमरों को ऐसे भर दिया होता है। बेडरूम है तो उसमें सोफा भी रखा हुआ है, चेयर्स भी रखी हुई हैं, मतलब मूवमेंट ही हो सकती है आपकी मुश्किल से, बाकी आपका इथर एलिमेंट तो चला गया है। सो कमिंग बैक टू देम, हम जितना नेचर के करीब रहते हैं, ये हमें नेचुरोपैथी सिखाती है, उतना ही हम हेल्दी रहते हैं। एक छोटी सी कविता सी थी, या क्या लाइनें थी, हम सबने पढ़ी भी होंगी। बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, चिड़िया सुंदर जाल तक। तो वही जब हम इंडिविजुअल हेल्थ पर ध्यान देंगे, तो सोसाइटी क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो नेचर क्योर की फिलोसफी के हिसाब से उसकी कंट्रीब्यूशन पब्लिक हेल्थ में ये है कि अगर हम अपना नेचुरल स्टाइल ऑफ लिविंग बना लेंगे, तो हमारी हेल्थ ठीक होगी, और हमारी हेल्थ ठीक होगी तो समाज की हेल्थ ठीक। एक और छोटी सी, जैसे नेचुरोपैथी हमें कहती है कि जो डिस्ट्रक्टिव इमोशनल वाइब्रेशंस हैं, लाइक एंगर, it has a corroding effect upon our brain and nerves, and they consume them like a burning fire. Whereas the constructive emotions of faith, hope, love, they exert a relaxing and vitalizing influence upon the tissues of the body. So हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव वाइब्रेशंस को, नेगेटिव इमोशंस को डाउनग्रेड करना है, और कंस्ट्रक्टिव इमोशंस को अपग्रेड करना है। जैसे हर इंडिविजुअल ऐसा करना शुरू करेगा, तो नेचुरली वी विल अचीव द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंड दैट इज इन शॉर्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचर क्योर और नेचुरोपैथी टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। नाउ एक चीज हम और देखेंगे, वो ये है कि एक और कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये वैसे भी समझना जरूरी है, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, और इनको प्रिवेंट करने के, इनको कंट्रोल करने के क्या स्टेप्स हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन कई बार आता भी है हमारे एग्जामिनेशंस में, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो क्या है कम्युनिकेबल? अ डिजीज विच कैन बी कम्युनिकेटेड, दी जा सकने वाली, कम्युनिकेट करी जा सकती है जो, सिंपल वे तो ये है। नाउ दिस इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ डिजीज, एक तो इंफेक्शियस डिजीजेस और दूसरी कंटेजियस डिजीज। Now, infectious disease is a disease which results from infection. Infection, which is the entry and development of an infectious agent like microorganism, virus, bacteria, fungus, or protozoa in the body. ये उन जर्म्स के कारण ही फैलने वाली डिजीज को हम कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन ये इंफेक्शियस डिजीज।
अब कंटेजियस क्या है? कंटेजियस डिजीज ऑन द अदर हैंड is a disease which is transmitted from one individual to the other by direct contact. So कई बार ये शॉर्ट आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस या डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेजियस डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज. So together if we see, the communicable diseases are transmitted through 3, 4, 5 agents. One is contact, second is air, third is water, fourth are insects, and five is placenta. So these five, अब एग्जाम्स में आपको 4 देकर 5वें की ऑप्शन में 10 चीजें पूछ लेंगे, उसमें से आपको एक पता होना चाहिए कि ये 5 चीजें हैं जो हम मानते हैं कि ये ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होती हैं डिजीज को. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इसी का पार्ट है. What are the measures of prevention and control of communicable disease? कैसे इसको करते हैं सोसाइटी में, किस तरीके से या गवर्नमेंट लेवल पर क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है डायग्नोसिस, क्योंकि जब तक डिजीज ही डायग्नोज नहीं होगी ट्रीट किसे करें? सो वंस इट इज डायग्नोज्ड इट कैन बी इमीडिएटली ट्रीटेड and we can in turn prevent the spread of the infection. क्योंकि अब हम यहाँ पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटीज को या पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को पता ही नहीं लगेगा कि क्या फैल रहा है, तो दैट्स व्हाई डायग्नोज होना उसका जरूरी. नाउ इफ वंस इट इज डायग्नोज्ड, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दैट इज नोटिफिकेशन. तो जैसे ही पता चला इट इज इमीडिएटली नोटिफाइड टू द लोकल हेल्थ अथॉरिटी. Immediate preventive steps to control the spread. So diagnosis, उसका फिर notification, and the third then is isolation. हम जैसे ही वर्ड्स आइसोलेशन, क्वारंटाइन यूज करते हैं तो हमें बड़ा रिसेंटली जो पेंडेमिक फैला था वो याद आ जाता है. सो जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसको इट मस्ट बी आइसोलेटेड इन द हॉस्पिटल और एट होम for a period depending upon the communicability of the disease in order to prevent the spread of it in the society at large. So diagnosis, second notification, 3 isolation. There are around 10 steps. Now fourth is the treatment. Treatment हम समझते हैं. The treatment should be given to the patient as well as the possible carrier of the infection to effectively prevent the spread. पेशेंट को तो देंगे जो उसका करियर है, जो ले जा रहा है उसे, जो कैरी करता है. कई बार कई लोग हेल्दी होते हैं, उन्हें तो नहीं होता, लेकिन उनके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो कैरी होकर दूसरे को चलता है. तो करियर्स की और पेशेंट की दोनों की ट्रीटमेंट. देन द कंसेप्ट ऑफ क्वारंटाइन कम्स. व्हाट डज क्वारंटाइन मीन? नाउ क्वारंटाइन मीन्स isolation of a healthy and normal person, rather healthy and normal persons, till the incubation period of the disease is over, for they might have come in contact with a person suffering from the disease. आपने देखा होगा कि जब रिसेंट पेंडेमिक में लोग कहते थे कि जी मैं पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया हूं, इस तरीके के बीच में जो लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं प्लीज क्वारंटाइन हो जाए. उसका एक पीरियड है, उस पीरियड के बाद उसका असर होता है. सो फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे ना हो. सो दैट्स व्हाई क्वारंटाइन इज अ पॉजिटिव स्टेप. सिक्स्थ इज इन्वेस्टिगेशन. जब ये किसी एरिया में फैले तो जो अथॉरिटीज हैं दे कंडक्ट फील्ड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्संस एंड आल्सो द इन्फेक्टेड एरियाज. और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं या इन्फेक्टेड हैं उनको देन लेबोरेटरी टेस्ट से फिर वो कंफर्म करते हैं. तभी उसमें टेस्टिंग का बड़ा जोर देती थी गवर्नमेंट अथॉरिटीज. टेस्ट करवाइए, क्योंकि पता ही कैसे लगेगा. देन द नेक्स्ट स्टेप इज डिसइंफेक्शन.
Now, disinfection of the excreta and articles used by the patient also prevents further spread. हम लोगों को भी वो कहते थे कि वो जिसमें अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा हो, आप उस तरह का जो है वो यूज कीजिए डिसइंफेक्टेंट। हम लोग ने अपने ऑफिस में, घरों में रखे हुए थे। आने वाले के पहले हाथ पे उसको स्प्रे करते थे, बड़ा ऐसा डर फैल गया। देन द 8th स्टेप इज ब्लॉकिंग ऑफ द ट्रांसमिशन। नाउ, ज्यादातर जो डिजीजेस हैं इन्फेक्शियस खासतौर पे, वो फैलती हैं वाटर, एयर एंड इंसेक्ट्स। सो एडुकेट मेजर्स लिए जाते हैं अथॉरिटीज के लेवल पे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीजेस थ्रू दीज चैनल्स। वाटर को प्योरीफाई करना, एयर प्योरीफाई करना, इंसेक्ट्स को मारना, ये सब। देन 9th इज इम्यूनाइजेशन। नाउ इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड इजी मेथड, जिसमें कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं लाइक स्मॉल पॉक्स हो गया, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, ये इफेक्टिवली कंट्रोल किए जाते हैं इम्यूनाइजेशन से। एंड 10th, which is the most important, is health education. So general public should be made aware of the importance of cleanliness, natural way of living, and healthy lifestyle, because it goes a long way towards preventing the spread of the disease. हमने देखा there were certain sections या एक सोसाइटी में भी पार्ट्स थे, कुछ लोगों को अगर उन्होंने इंजेक्शन भी नहीं लगवाए तब भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, और कुछ को इंजेक्शन के बाद भी हो गया। सो जो लोग अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान करते थे, जो लोग नेचुरल लाइफस्टाइल में रहते थे, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था। हमने वो 10 प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं। वहां मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, शायद शराबी और जुआरी ऐसे टाइप किसी का। अगर वो जा रहा है शराब, हम शराबी को यहाँ डिजीज देते हैं, और 4 लोग पी रहे हैं बैठ के, तो उसे लगता है यार मैं भी बैठता हूँ, एक आधा पैक मैं भी ले लेता हूँ तुम्हारे साथ। जुआ खेल रहे हैं तो जुआरी को मजा आता है वहां जाने का, लेकिन अगर वो बैठकर वहां कीर्तन कर रहे हैं तो शराबी और जुआरी तो नहीं जाए। सिमिलरली कीर्तन करने का मकसद यहाँ एनवायरमेंट प्योर, बॉडी का एनवायरनमेंट अगर आपका प्योर है, आपका लिविंग स्टाइल ऐसा है, आप नेचर के करीब होकर रहते हैं, तो आपकी सांस से, डेली इनटेक से जर्म्स भी जाएंगे। बट जब वो वहां देखेंगे जुआ ही नहीं चल रहा, कोई शराब ही नहीं पी रहा, तो कहेंगे ये जगह अच्छी नहीं है हमारे लिए, चलो यार इसको छोड़। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर हमने उसके अंदर फ्राइड और दूसरे फूड्स खा खा के, ओकेजनल इज गुड, बट आप उसको अगर रूटीन बना लेते हैं, तो आपके अंदर जो वो गंदा स्थान बन जाता है, वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है कि भाई यही हो जाओ, यही हमारा ठिकाना है। सो दैट्स वाई वी से कि हमें अपना लाइफ स्टाइल नेचर के करीब रखना है, सो दैट इन इन्फेक्शन से हम बच सकें। नाउ अगला टॉपिक हमारा आता है, एक छोटा सा पूछते हैं कि एपिडेमिक डिजीज क्या है। 2 लाइन का ही है। इट इज द क्विक एंड रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ अ डिजीज ऑन अ मास स्केल। जब वो बहुत बड़े स्केल पर चल जाती है तो वो एपिडेमिक हो जाता है। वर्ल्ड लेवल पे हो गया तो पेंडेमिक। तो इस तरह से हमने इस कंसेप्ट को समझा, डिजीज, हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, और कुछ मेजर्स हम। नाउ कई बार पूछा जाता है पर्सनल हाइजीन के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने आज पहले ही कहा था कि कई बार एज अ स्टूडेंट मुझे ये सब्जेक्ट बोरिंग होता था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट डालने की कोशिश की। हाइजीन क्या है? ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन सब कुछ देंगे, पर इसकी एटिमोलॉजी, ये आया कहां से? सो हाइजीन वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइजिया, HYGEIA। हाइजिया मीन्स ग्रीक माइथोलॉजी में द गॉडेस ऑफ हेल्थ। सो जो स्वास्थ्य की देवी है, हाइजिया है, उसके नाम से ये हाइजीन वर्ड बना है। सो अब हम समझें कि हाइजीन क्या है।
Now the word hygiene refers to a series of practices performed to preserve health. हेल्थ को प्रिजर्व करने में जो भी एक्टिविटीज हम लेते हैं वही हाइजीन. It is also defined as the science of health, which embraces all factors which contribute to a healthful living. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिफाइन किया? Hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases. क्योंकि WHO ना उसने वर्ल्ड लेवल पे देखना है, उसकी स्प्रेड की बात भी करनी. तो हर वो स्टेप जो हम हेल्दी रहने के लिए यूज करते हैं, वो जो एक्टिविटीज हम करते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड हाइजीन. नाउ उसी तरह से पर्सनल हाइजीन आ गया. पर्सनल हाइजीन क्या हुआ? पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू practices that aim at an individual's cleanliness and grooming of his own self. उसको इंडिविजुअल लेवल पे आ गए तो इंडिविजुअल हाइजीन बन गया, अदरवाइज पब्लिक हाइजीन हो गया. नाउ दिस इंक्लूड्स, बड़ा जनरल सी बात है, bathing, washing hands, frequently wearing washed and neat clothes, brushing teeth, meditation. ये नया चीज है हाइजीन में, मेडिटेशन. क्योंकि हमने हेल्थ की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? हमें मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी जरूरत है. दैट इज वाई मेडिटेशन वर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट. हर वो एक्टिविटी जो आपको हेल्दी रखेगी, तो मेडिटेशन आपको मेंटली हेल्दी रखेगी. इट इज हाइजीन. ईटिंग बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग योग एंड प्राणायाम in daily routine and much more things like that, they are called hygiene. So they say, in fact, hygiene is a wholesome concept which includes not only outward cleanliness but inward cleanliness also. So one should try to be neat and clean in his appearance, and that is the outward hygiene of one's body, which includes bathing and fresh and clean water, etc. इसमें हमारी नेचुरोपैथी कहती है सोप यूज ना करें, उसकी जगह अ पीस ऑफ रफ क्लॉथ रखें. आप नहाते हैं तो शरीर को रगड़ें, बिकॉज जो आपकी डेड स्किन है उसके ऊपर आ गई, डेड सेल्स जो हैं वो उससे हटेंगे इंस्टेड ऑफ सोप. नाउ और आपका ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है. वॉशिंग हैंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ब्रशिंग टीथ. अब यहां ये टीथ को ब्रश से करने के लिए या पेस्ट के लिए नहीं कहते. हमारी नेचुरोपैथी से दातुन यूज कीजिए. बैक टू नेचर. आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल कंटेंट्स होंगे. इधर से कुछ अच्छा किया, दांत की चमक बढ़ा दी, उधर से कुछ और अंदर चला. सो दातुन को ज्यादा इसमें जोर दिया जाता है. देन वियरिंग नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम आउटवर्ड क्लीनलीनेस, one should endeavor at maintaining internal hygiene too by preferring balanced diet. वो मैंने बताया 7 substances होने चाहिए, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली, चाउमीन नहीं आती सैडली, एंड नॉन ड्राइड फूड. सो दैट द कंसेप्ट, क्यों? हमारा जो वाइटल फोर्स है इट शुड गेट स्ट्रेंथ. हम पहले कई लेक्चर्स में देख चुके हैं कि वाइटल फोर्स के 2 बड़े बेसिक काम, टू डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड एंड देन टू एक्सक्रीट द यूजलेस थिंग्स. खाया हुआ अगर पचेगा नहीं, और पचने के बाद जो बेकार की चीजें बची अगर वो बाहर नहीं जाएंगी तो डिजीज आएगी. सो वाइटल फोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं. नाउ अबव ऑल, हाइजीन ऑफ माइंड इज ऑफ utmost importance, बिकॉज इसे कैसे अचीव करेंगे? मेडिटेशन से, योग से, रेगुलर रेस्ट और रिलैक्सेशन से. रेस्ट बड़ा जरूरी है. हम कई बार रेस्ट को तो, एक्सरसाइज को तो समझते हैं, ठीक है, प्राणायाम योग भी कहते हैं, लेकिन रेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते. तो रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एज पर नेचुरोपैथी जितनी आपकी एक्सरसाइज. और राम नाम, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, महात्मा गांधी ने भी ये कंसेप्ट दिया, ईश्वर का ध्यान करना. खाली ये कोई आपको ऊपर स्वर्ग में नहीं ले जाता, पता नहीं ले जाता है कि नहीं स्वर्ग है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट वो कूलनेस ऑफ माइंड देता है, बैलेंस ऑफ माइंड देता है. इसलिए हम ईश्वर का नाम या कुछ भजन वगैरह करते हैं.
हो सकता है मैं बड़ा ओल्डी सा फील कर लग रहा हूं, लेकिन ये बात सही है, एज पर माई माइंड एटलीस्ट। देन वन शुड अवॉइड बैड थॉट्स, bad deeds, because they make our mind polluted and sick. So they say personal hygiene should be spreaded like a infection. जैसे इन्फेक्शन फैलती है ना, कोरोना बहुत फैला दिया, अब फैलाएं पॉजिटिव थिंग। पर्सनल हाइजीन को भी इन्फेक्शन की तरह फैलाना चाहिए। सो आज के संसार में, इन टुडेज वर्ल्ड, पर्सनल हाइजीन इज द की वर्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरसेस इन द सोसाइटी। सो वायरस को नहीं फैलाना, इन्फेक्शन की तरह फैलाना है हाइजीन। दैट इज व्हाट द नेचुरोपैथी एम्स। एनीहाउ, अब आ गया इसमें एक कंसेप्ट और, जैसे मैंने देखा बताया कि ज्यादातर फैलती हैं एयर से, वाटर से। तो वाटर पोल्यूशन का कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं, वो भी एक हमारा कंसेप्ट इसमें आता है। नाउ वो क्या रहा है आजकल, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक firewood, coal, oil, industrial smoke, they all cause air pollution. Similarly, हमारे वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स आते हैं उससे एनवायरनमेंट भी हार्मफुल होता है, और जब वो वाटर इनटेक होता है तो हमारा शरीर भी उससे खराब होता है, डिजीज डिजीज होता है रादर। तो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, ये सब तो हमारे सब्जेक्ट के, हमारे सिलेबस के हिसाब से वो कई बार पूछते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए उठाए जाते हैं। दीज कंसेप्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज स्टोरेज। भाई सीधा पानी क्यों नहीं भेज देती म्यूनिसिपैलिटी, वो काम बड़े बड़े टैंक्स क्यों बनाए। स्टोरेज ऑफ टैंक्स, storage of water into tanks leads to sedimentation of suspended impurities and death of pathogenic microorganisms. जब पानी को आप स्टोर करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे तल में बैठ जाती हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए वाटर स्टोरेज करती है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकेंड इज फिल्ट्रेशन। नाउ लार्ज स्केल लेवल पे फिल्ट्रेशन करनी है तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो दे यूज बायोलॉजिकल फिल्टर्स और मैकेनिकल। थर्ड इज क्लोरिनेशन। तो क्लोरीन पानी में डाली जाती है। मुझे याद है बचपन में की बार हम कहते पानी का टेस्ट थोड़ा सा दवाई जैसा हो गया, उसमें जरूर क्लोरीन डाली होगी, जनरल भी लोगों को पता होता था। तो पानी को स्टोर करना, उसको फिल्टर करना और उसका क्लोरिनाइजेशन करना, ये तीन स्टेप्स हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये जो वाटर इस तरह का प्रोटेक्टेड एंड प्योरिफाइड है, देन दिस इज सप्लाइड टू द पॉपुलेशन एट लार्ज बाय द अथॉरिटीज। एक कंसेप्ट और पूछा जाता है एग्जाम्स में, उससे पहले थोड़ा सा इसके कंजर्वेशन को भी ले लें हम। वाटर कंजर्वेशन एक आजकल बड़ा अच्छा कंसेप्ट चला है। वाटर कंजर्वेशन क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द पॉलिसीज, strategies and activities to sustain, manage the natural resources of fresh water and to protect the hydrosphere in order to meet the current as well as future human demands. In short, conservation of water refers to protecting, preserving and controlling the usage of water and its resources. Now, क्या मेथड्स हैं, फिर जनरलाइज से आएंगे, अब है कंसेप्ट में सिलेबस में तो मैं बता रहा हूं। दे से नेवर यूज योर टॉयलेट एज अ वेस्ट बास्केट। ये एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लोग अपना वेस्ट सामान भी उसमें फ्लश में डाला और फ्लश चला, ये नहीं करना चाहिए। सेकंड, डोंट लेट द वाटर इन रनिंग मोड while ब्रशिंग टीथ, शेविंग। हम शेव कर रहे हैं, उधर से पानी चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, पानी चल रहा है। पानी की कटौती करना जरूरी है, धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है। ये आपने पीछे कुछ न्यूज सुनी भी होगी, कुछ स्टेट्स की ऐसे सिटीज हैं जिनमें पानी का, अंडरग्राउंड पानी का लेवल ही चला गया।
तो अगर पानी नहीं रहेगा तो जिएंगे कैसे? दूसरा एक ये कहते हैं कि आप ये जो बाथ टब में नहाने का पिक्चरों से कंसेप्ट आया है, ये छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, इसके बजाय शावर से जब हम नहाते हैं, वो कम पानी में हम ढंग से नहा पाते हैं, वो ही बेटर। एक और बड़ा पानी वेस्ट करते हैं, दैट इज पानी की पाइप लाई मार्केट से और पूरी कार को धोया। इतना पानी उसमें यूज होता है, बाहर सड़क भी गंदी हो जाती है। चंडीगढ़ जैसे शहर में तो बैन ही हो गया, उसमें तो जुर्माना लगाते हैं अदरवाइज। वरना क्या कहते हैं कि एक साफ कपड़ा, एक सूखा और एक गीला कपड़ा और एक पानी की बाल्टी, बस इससे ही अपनी गाड़ी को धोने का कोशिश करें। आपके पास जो गाड़ी को धोने वाले आते थे, वो लोग भी पहले तो बाल्टी के साथ करते थे, अब उनको भी पता लगा जी पाइप लगाओ, मोटर चलाओ और दो दो 5 मिनट में धो के और वो बाहर। खैर, ये कई बार इमोशनल इश्यू हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक जो अभी ये पब्लिक हेल्थ और हाइजीन का टॉपिक तो खत्म नहीं हुआ, बिकॉज इट विल गो इनटू 2 लेक्चर्स, मुझे ऐसा शुरू से ही लगता था। तो आज जो हमारा आज के लिए डिस्कस करने का रह गया, दैट इज इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट है, चल भी रहा है। ओजोन लेयर सबसे पहले तो देखें है क्या। नाउ, ओजोन लेयर इज अ रीजन इन द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक पूरा क्षेत्र, एक रीजन बना हुआ है, जिसका काम क्या है, कंटेन्स दी हाई doses carry high concentration of ozone gas, which protects the earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. अगर ये ओजोन के बीच में से हटा दें, तो जो डायरेक्ट सनलाइट आएगी वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, ये जरूरी है। अब कितनी इसकी इंपॉर्टेंस आप देखिए कि ये जो लेयर है, जो ये जो रीजन है बना हुआ, it has the potential of absorbing around 97 to 98% of the harmful sun rays. सो जो हमारे पास पहुंच रही है वो 2% है, जिससे इतनी गर्मी हो रही है और कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ये नहीं हुई और इसका अब आप सोचो कि बाकी का जो 98% जो रोक रखा है इन्होंने, अगर वो आ गया तो हम कहाँ जाएं? हमारी इसी खतरे में बढ़ जाएगी। नाउ, कैसे पता लगा? साइंटिस्ट ने देखा, they found a hole in this ozone layer over the Antarctic, which has led to the present day concern over it. Now, इससे क्या हो रहा है? व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन? डिप्लीशन क्या है? डिप्लीशन है ये ग्रेजुअली थिन हो रही है, जैसे ये एक अच्छी मोटी चादर होती है इसकी, वो धीरे 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 पतली हो रही है, और जिससे जो सन की रेज हैं वो फिर डायरेक्ट आनी शुरू हो जाए। तो क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स धरती से निकलते हैं, हमारे हम लोगों के मैनकाइंड जो यूज करती है चीजें, उससे दे कंटेन गैसोस ब्रोमाइन और क्लोरीन फ्रॉम इंडस्ट्रीज और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ, द मेन रीजंस फॉर दिस डिप्लीशन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड। ये 4 चीजें हैं, मैं रिपीट करता हूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड। तो एग्जाम में the main reasons for depletion of the ozone layer are chlorofluorocarbons, carbon tetrachloride, मिथाइल ब्रोमाइड एंड डैश, और उस पे 4 ऑप्शंस। तो चौथा आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रो। नाउ, इसके इफेक्ट क्या होते हैं या क्या हो रहे हैं? सीरियस हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमंस, जैसे स्किन डिजीजेस बढ़ रही हैं, जो स्किन बर्न्स,
कैंसर, कैटरेक्ट, क्विक एजिंग, जल्दी बूढ़े हो रहे हैं लोग, एंड वीक इम्यून सिस्टम ड्यू टू दी डायरेक्ट एक्सपोज टू द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो 98% तक ओजोन ने रोक रखी थी, या है भी अभी काफी। तो जो होल हो गया उससे फिर वो आ रही है अंदर और उसका नुकसान हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। सो इसलिए इसको रोकना, हम जो फ्रिज यूज करते हैं इससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। हम व्हीकल्स, ये क्यों कार पूलिंग और ये पूलिंग ऑफ व्हीकल्स जो कहते हैं, इसका बेस यही है। पूल करने से आप 5 जने एक व्हीकल में जाओगे वरना 5 व्हीकल में जाओगे। तो कई बार हम आजकल बड़ा कंसेप्ट विकास विकास करते हैं, विकास कई बार विनाश भी बन जाता है अगर विकास को भी ढंग से नहीं किया। सो स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है प्लांट्स का, जिन लोगों ने पढ़े हुए उन्हें पता होगा की है, वो भी हैम्पर होता है। ह्यूमन लाइफ, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, अल्टीमेटली ऑल विल बिकम इम्पॉसिबल ऑन अर्थ अगर इसको रोका नहीं गया। विकास आप रोक नहीं सकते पर विनाश तो रोक सकते। सो विद एन आई टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ विनाश यू शुड डू। तो इस तरह से ये जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन का इफेक्ट है ये हमने। अब हमारे इस कंसेप्ट में क्या बच गया जो हम अगली क्लास में करेंगे, वो है डिजीज एरेडिकेशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे नोट आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग ये क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। व्हाट इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बर्थ रेट। देन एक कंसेप्ट है पब्लिक और एनवायरमेंटल हाइजीन एंड इंपॉर्टेंस इन नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल। नेचुरोपैथी की जो हॉस्पिटल है उसमें पब्लिक और एनवायरमेंटल हाइजीन का क्या इफेक्ट या क्या इंपॉर्टेंस है। और दो बात इंपॉर्टेंट आते हैं हाइजीन के अंदर, एक वेजाइनल बात है, दूसरा इसे वेजाइनल डाउच भी कहते हैं, और एक है ड्राई फ्रिक्शनल बात। तो ये 3 4 5 कंसेप्ट जो रह गए वो नेक्स्ट क्लास के अंदर वील बी डूइंग इट। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। अगर कोई क्वेरी या किसी तरह की है तो वो हम जरूर पूछ सकते हैं। आज लकीली हमारी क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर आर, अभी पिछले उसमें तो थी, मैंने चेक किया था, अराउंड 18 19 लोग हो गए थे। एक हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन है। बार 18 थे स्टूडेंट्स, लेकिन अभी सेकंड टाइम में शायद कम हो गए, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, हाँ जी। या पता नहीं लगा मैं उनको। उसमें मैं आई वॉज रेफरिंग टू दैट ओनली। एक ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील क्लब, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस पब्लिक हेल्थ के कंसेप्ट में डील करते हैं। जो हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ जाती पर मैंने कहा चलो बाद में मैं इनके बारे में बात करूंगा। बड़ा लॉडेबल इनके कंसेप्ट हैं। अपने एनवायरनमेंट को उसके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स ये लोग ले रहे हैं। और जहां इनको पता लगता है कुछ ऐसी टॉक्स चल रही हैं, दे कम एंड दे हियर इट आल्सो। सो हमने तो अपने एग्जाम्स के हिसाब से सुनना है, पर उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी सुनने के लिए वो लोग आए थे। एनी हाउ द स्ट्रेंथ वॉज गुड, स्टिल इट इज गुड। हमारे एग्जाम्स के हिसाब से तो हमने जो देखना है, बिकॉज हमारा थोड़ा सा फोकस रहता है उस पर, क्योंकि अब जून के एग्जाम भी आ रहे हैं, फिर दिसंबर में भी आएंगे। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एट टाइम्स बोरिंग हो जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर तड़का इधर उधर का लगाता हूँ कि हाइजीन का निकला कहाँ से, हाइजिया जो गॉडेस ऑफ हेल्थ है उससे ये आया, इससे थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट इसमें बन जाता है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी डूइंग ऑन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास अदर। मेरे ख्याल से कोई क्वेरीज रह गई हो या कुछ किसी को पूछना हो तो वो जरूर पूछें, और जहां तक मेरी समझ होगी मैं आंसर दूंगा, वरना मैं बैठी है वहां पर। आई होप यू आर देयर मैम। मैं हूँ, हाँ यही हूँ। ठीक। अच्छा गया आज का लेक्चर। और जो रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वहीं पे सैटरडे हाँ ही जी। टाइमिंग्स रखेंगे। आई थिंक ठीक है सबको मैम। सूट करना चाहिए 7 o'clock, क्योंकि
अब और टाइमिंग्स नहीं हम लोग चेंज करेंगे, और संडे का हम लोगों का फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का रखा हुआ है। तो लेकिन इनफैक्ट मैं यही चाहती हूँ कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लास भी ज्वाइन यस, करें, क्योंकि बिल्कुल। कंसेप्ट्स बेसिक्स जो हैं थर्ड ईयर में जाकर तो सिर्फ अप्लाई होती है, लेकिन मेन जो कंसेप्ट्स है ना वो सब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होंगे। तो बेटर है थोड़ा सा टाइम दें, अगर 2 दिन की बात है हफ्ते में, और आप अपना टाइम थोड़ा सा है, थोड़ी सी बात है करने की, लेकिन आप दें तो अच्छा रहेगा। तो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो हमारा थर्ड ईयर का है, क्योंकि अभी तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि पब्लिक हाइजीन, जिसको हम लोग हिंदी में स्वस्थ वृत्त भी बोलते हैं। लेकिन जब हम डिजीज की बात करते हैं तब हमारे पास हमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें इसमें मैम एक बात और भी है, स्टूडेंट्स के लिए अगर ये अपना सिलेबस भी उठा के देखें, फर्स्ट ईयर वाले तो चाहे वो नए आते हैं, वो फर्स्ट ईयर वाला कंसेप्ट समझना करना उनके लिए ठीक है। सेकेंड ईयर वालों के लिए फर्स्ट ईयर का भी, और थर्ड ईयर वालों के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जरूरी इसलिए भी है, हमारा सिलेबस भी कहता है, नोट दिया हुआ है उसमें, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ एनडीडीवाई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर कोर्सेज। ये थर्ड ईयर के सिलेबस यस, में है। सब आता है, सब बेसिक आता है। आपका वो हाँ है, यस, वो 10 प्रिंसिपल्स हमेशा ही पूछेंगे, 5 महाभूत हमेशा ही आएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हम्म। आ गया। तो अब इसलिए कई बार फाइनल हम लोग भी हो जाएंगे। वाइवास, जब वाइवास लेने लगते हैं तो जी। स्टूडेंट से वो उनको पता होता है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट को अगर मैं कई बार पूछ लेती हूँ ना 5 एलिमेंट्स ही बता दीजिए, तो वो सोचते हैं कि हम्म। यार ये तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, खत्म, अब क्या करना है। जी। तो उनसे वो जी। 5 भी नहीं काउंट हो पाते हैं, कि उसको भी रिपीट करते रहते हैं, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हाँ जी चलो नेक्स्ट बोलो। तो उसी में ही वो और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर तो क्रोनोलॉजी इस तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहती कि कहाँ पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वो हाँ, भूल गए। और प्रिंसिपल्स तो लाइक उनके उसको लगता है कि प्रिंसिपल्स का तो मतलब ही क्या था, कि थे कौन से प्रिंसिपल्स। वो सिद्धांत, उसी को ही सिद्धांत सिद्धांत ही सोचते रहते हैं कि अच्छा कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं ये लोग, या प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दें। आई होप कि कल की मैं अभी कर दूंगी शेयर, जी। रात तक करूंगी शेयर। तो लिंक, और सुबह 11 o'clock का ठीक है रहेगा सबको, तो 11 o'clock का मैं डाल दूंगी। और जो भी टॉपिक्स रहेंगे, मेरे ख्याल से कल का जो लास्ट वीक का फास्टिंग का रहता था सेकेंड ईयर का, उसी को ही जी। जी। कंटिन्यू कर लें। अगर जसमीत जी आपका टाइम का ठीक रहेगा हाँ आपको। जी, हाँ जी, मैं एक बार, हाँ, मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आज यहाँ टाइम लगाया तो कुछ कल कुछ मेरे पास आना है हाँ नहीं, कोई लोगों बात नहीं, आप चलो वो को। बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम लोग कल सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का टॉपिक लिया जाएगा। ठीक है। जी। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच जसमीत जी, आपका भी बहुत बहुत आपने टाइम दिया, और थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स को भी थैंक। जी। और जी। हमने तो पूछा था इनसे, कोई क्वेरीज है किसी का, आया नहीं है, शायद हम बीच में बोल पड़े तो वो नहीं बोल पाए। किसी को हो तो वो पूछ सकते हैं, दो दो एक मिनट हम अभी रख लेते हैं इसको। हाँ हाँ, जी, आई विल सर गिव। सर नमस्कार जी, मैम नमस्कार जी। नमस्कार हाँ जी। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का है वो प्लीज थर्ड ईयर के ग्रुप में लिंक डलवा दीजिएगा, फिर क्योंकि हम दूसरे ग्रुप में हाँ, हमें पता ये, नहीं चलता। ठीक बिल्कुल है, ठीक बात ये। ठीक है जी, ओके ओके, होगा, ऐसे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जी जी, थैंक यू सो मच। और जो ठीक है, मेरे पास मैम भेजेंगे मैं भी ग्रुप में डाल हाँ जी, ग्रुप प्लीज में भेज डाल दूंगा। दीजिए। ठीक है जी। जी। ओके ठीक है। देन, मैं लीव करती हूँ, एंड करती हूँ मीटिंग को। ओके।